मंडी में यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें मेरे साथ हमारे राज्य के जो महासचिव है हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के मनोज जी के साथ बैठे हैं और हमारे जिला शिमला के जो अध्यक्ष है तारचंद जी वो भी साथ है और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है मंडी जिला के वो भी हमारे साथ बैठे हैं। सम्माननीय पत्रकार बंधुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ मुद्दों को लेके आपसे बात करने का मन कर रहा था, कुछ इश्यूज थे, उसको लेके हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। कर्मचारी बहुत बड़ा वर्ग है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कर्मचारियों के अलग अलग मुद्दे हैं, वो मुद्दे चलते रहते हैं। एक तो कर्मचारियों की जो बड़ा संगठन है जॉइंट फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। करीब हिमाचल प्रदेश में हमने अभी देखा हुआ कई बार हमने एजुकेशन भी किए हैं कर्मचारियों के मुद्दों को लेके। और साथ ही एक शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा संगठन है हिमाचल राज्य अध्यापक संघ, जो सभी वर्गों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चौथा टेन्योर मेरा चल रहा है एज ए प्रदेश अध्यक्ष। उस नाते भी कुछ मुद्दों को हम आपसे टच करना चाह रहे थे। कुछ मुद्दे हमारे शिक्षार्थी हित के हैं, शिक्षक हित के मुद्दे हैं। उसमें अभी जैसे आपने देखा कि अभी एक बहुत गर्मी हो रही है हमारे हिमाचल में, विशेषकर मंडी है, उसमें टाइमिंग चेंज करने की बात हो रही थी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है हमारे जो डीसीज है उनको विशेष अधिकार है कि वो वहाँ की स्थिति को देखते हुए वो निर्णय ले सकते हैं। तो अभी चेंज भी हो गया है टाइमिंग, 7:30 से 1 बजे का टाइमिंग जो रखा गया स्कूलों का, उसमें 1 बजे का अलग अलग डीसीज ने थोड़ी सी अब अपने हिसाब से वो चेंजेस किए, किसी 1 बजे किसी 1:30 बजे किया। पर उसमें कुछ बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे हैं कि भाई जो 1 बजे का टाइम वो पीक गर्मी का टाइम होता है, वो तो या तो फिर 3 बजे तो गर्मी और कम हो जाती है, या तो वही टाइम रहे, या फिर 12 बजे के आसपास छुट्टी हो जाए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, या फिर हमारे से लोगों ने कहा कि भी वो पेरेंट्स भी इससे खुश नहीं है कि 1 बजे तो पीक गर्मी का टाइम होता है, बच्चों को भेजेंगे तो जाएंगे क्या बच्चा, कुछ जैसे स्कूल में रखते फायदा है। और कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसे या प्रिंसिपल ने ऐसे आदेश किया कि बच्चे तो चले जाएंगे 1 बजे या 1:30 बजे जो भी है, टीचर नहीं जाएंगे, कहते वो 2 बजा देंगे। तो देखिए, मैं कुछ टीचर्स के बहुत फोन आए थे, उनको कहा कि जब बच्चों की छुट्टी कर दी, डीसीज के पास विशेष अधिकार है, विशेष पावर है, उन शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने आदेश किया, तो डिप्टी डायरेक्टर या प्रिंसिपल उसको कैसे सुपरसीड कर सकता है? वो टीचर्स के लिए अलग से नियम कैसे निकाल सकता है? जब उन्होंने कहा कि भाई स्कूल बंद कर देने हमने, तो स्कूल बंद करने तो सब बंद हो गया। टीचर इज मेंट इन द स्कूल फॉर द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारा रोल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का है, वहाँ बैठने का रोल नहीं है स्कूल में। तो मैं उस बात का भी खंडन कर रहा हूँ कि जब स्कूल बंद हो गया तो टीचर्स की छुट्टियाँ भी स्वाभाविक है। हमारे कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, वो कृपया करके मैनिपुलेट ना करें। और दूसरा हम एक इसमें निवेदन कर रहे हैं कि ये टाइमिंग अगर इसको 7 से 12 बजे कर दिया जाए, मुझे लगता है टीचिंग आवर्स वही हो जाए, क्योंकि अगर हमारा पर्पज़ लू से बच्चों को बचाने का है, 5, 7, 10 दिन की बात है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो फीडबैक फील्ड से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके ऊपर सभी जितने जो जिलाधीश है, 5 जिन्होंने आदेश निकाले हैं, जैसे ऊना है, कांगड़ा के कुछ क्षेत्र है, मंडी है, बिलासपुर है, उस पर ज़रूर हम आग्रह करते हैं, उसमें विचार करें। एक तो ये था। दूसरा मैं आपसे कुछ साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा ये बड़ा बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मंच रहता है। ये हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन है, ऐसा नहीं है एक सरकार आती है तो हम बड़ी बातें करते हैं, दूसरी सरकार आती है तो हम कोप में चले जाते हैं। हमारे कुछ संगठन ऐसे भी है जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, वो एक सरकार में उछल जाते हैं, जब सरकार वो सत्ता से बाहर होते हैं तो वो भी बिलों में घुस जाते हैं, फिर वो नहीं दिखते 5 साल तक। ये हिमाचल गवर्नमेंट टीचर 1957 का संगठन, 1957 ऑनवर्ड इसके बड़े बड़े धुरंधर रहे, कई इसके अध्यक्ष रहे। या हमारे आपके मंडी से रोशन लाल जी इसके अध्यक्ष रहे, बहुत ही जुझारू नेता रहे, आपने देखा होगा। कई चुनीलाल शास्त्री जी हमारे इसके अध्यक्ष रहे, वो भी काफ़ी टाइम तक अध्यक्ष रहे संगठन के। तो बदलता रहता, ये परिवर्तन है, चलता रहता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, मैंने आपको जैसा कहा कि नॉन पॉलिटिकल मंच है, हम सिर्फ
कर्मचारी और छात्र हित की बात करते हैं, शिक्षक हित की बात करते हैं, तो हमारे संगठन ने कुछ मुद्दे उठाए थे अभी कोर्ट के माध्यम से भी। अभी 13 मई को आपने देखा होगा, हमने शिमला से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को लेके, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियाँ हैं वो इक्वल पे इक्वल वर्क का जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो सिद्धांतिक जो वर्डिक्ट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कि इक्वल जो आपका वेतन पोस्ट है, वर्क है, एक तरह के काम के दो तरह के वेतनमान नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉई है, वो चाहे आपने JOIT लगा दिया, चाहे टीचर्स लगा दिया, कोई लेक्चर लगा दिया, तो आप उनको काम तो ले रहे हैं वही जो नियमित टीचर ले रहे हैं। आपके RNP रूल शर्तें भी वही है जो रेगुलर टीचर्स के लिए है, और उनकी क्वालिफिकेशन भी वही है, प्रोसेस भी उसका स्क्रूटनी का वही है, वही कमीशन पास करके आ रहे हैं, बैच वाइज करके वो अपॉइंट हो रहे हैं, और उनको अब तनख्वाह दे रहे हैं आप 7 साल तक। उनको अब पहले 7 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे 5 साल हुआ, 3 साल हुआ, उनको फिक्स कर दिया आपने। तो वो एक उनके साथ इनजस्टिस था, उस बात को लेकर हम लड़ रहे थे। तो लास्टली हम कोर्ट में गए, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के महिसब ने कोर्ट में इसको उठाया था, जिसमें मैं उसमें खुद पटिशनर था। हालांकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं रहा, पर हमने उन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एम्प्लॉयज़ की भावना को समझा कि उनके साथ जाती हो रही है, इसलिए हमने उनके लिए एक कोर्ट केस किया था 2017 में, माननीय ट्रिब्यूनल में किया था। तो ट्रिब्यूनल बंद होने के बाद फिर ये हाईकोर्ट आ गया था, 2020 में शिफ्ट हो गया था। इसका नंबर था CWPOA 1453। इसका निर्णय अभी 13 मई को आया है हाईकोर्ट से, बहुत ही सराहनीय निर्णय है। हमने उसी कॉन्टेस्ट में केस को लड़ा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक जस्टिस दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हिमाचल सरकार की बनी थी वो कटघरे में खड़ी हो गई है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अभी हमने 2010 के बाद जो कमीशन भी कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, कमीशन अपॉइंटमेंट, हमने उस आधार पे कहा था कि आपने कमीशन भी कर दी कॉन्ट्रैक्ट पे, बैच वाइज भर्तियाँ जो हमारी होती है प्रोसेस से, वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दी, तो उनको ये राहत मिली है। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट तो हमारी 1994-95 से शुरू हुई, पहले टेन्योर अपॉइंटमेंट थी 1994 तक, उससे पहले एडॉक अपॉइंटमेंट थी, उसको भी चैलेंज किया था। उनका बेनिफिट भी हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के द्वारा ही चलाया गया था, हमने कोर्ट में उसको चैलेंज किया था। लेकिन हम 1996 के बाद की जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर आया, तो उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस हुई है, तो वो भी आने वाले समय में इससे बेनिफिशियरी हो गए, और धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के माध्यम से हमने जीती है। हम इसके लिए माननीय न्यायालय का निर्णय ये है कि जो एम्प्लॉय आपने लगाए हैं RNP रूल में, आपके पास वही रूल के थे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलर के हैं, वही शर्तें हैं, तो आप उनके साथ इंजस्टिस कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया जिस डेट से पटिशन हुई है उस डेट से उनको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। बेनिफिट तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मिलेंगे, उनको सीनियरिटी भी मिलेगी, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो उस डेट से मिलेगा जिस डेट से हमने पटिशन किए 2017 में किए, उस डेट से उनको वो सारा फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाएगा। और 6 महीने का टाइम जो है कोर्ट ने सरकार को दिया कि 6 महीने के अंदर आप उसको दे, अन्यथा 6% इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा। इस तरह का क्लियर कट वर्डिक्ट आया है अभी हाल ही में। तो एक तो मैं एक बात ये करना चाह रहा था। दूसरी बात, हमने एक 4/9/14 को लेके भी एक कोर्ट केस किया हुआ है, वो 2015 में कर दिया था। हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन उसमें पटिशनर है, वो भी ट्रिब्यूनल में था, अब हाईकोर्ट में शिफ्ट हो गया है 2019 में। उसका CWPOA नंबर है 5328। अभी ये प्रोसेस में जल्दी इसका निर्णय भी आ जाएगा, क्योंकि 4/9/14 एक ऐसा टाइम स्केल था जिसको बाद में पहले 8/16/24 भर्ती होता था। 2009 में धूमल गवर्नमेंट ने इसको 4/9/14 टाइम स्केल में बदल दिया, लेकिन 2012 के बाद इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। पहले ये कैडर की स्कीम थी, हर कैडर पे मिलना था। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट और हिमाचल सरकार ने बोला कि नहीं, ये गलती हो गई हमारे से लिखने में, ये कैडर नहीं, ये कैरियर स्कीम है। कहते हैं कैरियर मीन्स पूरे आपके जॉब में 3 ही मिलेंगे, पर लेकिन उसको 2012 में 1/10/12 को जो है रिवीजन ऑफ ग्रेड पे आया था, जिसमें जो एनोमली थी हमारे 5 वेतन आयोग की, उसको ठीक किया गया था। उस जो ठीक की एनोमली थी उसको इसमें डाल दिया, 4/9/14 का हिस्सा बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो प्रमोशन होगी वो 4/9/14 में उसको भी गिनती कर दिया, तो 4/9/14 खत्म हो चुका, अब बंद भी कर दिया है 6ठे वेतन आयोग में। तो इसमें एनोमली पैदा हुई इसकी वजह से उसको, उसके लिए भी हम कोर्ट में गए, उसका निर्णय भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये कुछ जो बड़े बड़े फाइनेंशियल मुद्दे थे, फाइनेंशियल मुद्दों में एक जो मांग कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश की थी वो थी पेंशन को लेकर। वो बहुत बड़ी मांग थी जिसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, डिफरेंट मंच पे हम इस बात को लेकर लड़े हैं। शिमला में हम बहुत एजिटेशन हुए, जगह जगह एजिटेशन किया हमने, मंडी में एजिटेशन किया था। 2022 में हमने एक जॉइंट फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाया था, उस बैनर के तहत बहुत एजिटेशन हुए।
एक एनपीएस का संगठन हमारा बना था। उस एनपीएस के संगठन के माध्यम से डिफरेंट तरह के एजुकेशन हुए। अन्यथा हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन बहाल हो रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हिमाचल की जो सरकार है और उन्होंने इस फैसले को लिया है। हालांकि फैसला छोटा नहीं था। इस फैसले को लेने के पीछे जो भी तर्क दिया जाए, पर लेकिन ये कर्मचारी हित में बहुत बड़ी राहत हमारे आने वाले समय में होगी। तो उसके लिए हम हिमाचल सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कर्मचारियों का एक बुढ़ापे का जो एक सहारा था उसको आपने दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ कर्मचारियों के जो ऑलरेडी उस पर थे, क्या कहते हैं, पेंशन में थे, उनको वो लाभ नहीं मिल पाए जो चाह रहे थे, या फिर जो रिटायरी लोग थे उनकी जो एरियर की बात मैं कहूँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके जो एरियर्स की बात कर रहा हूँ उसी बात पे आ रहा था। आपने मेरी बात को पकड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि उनके एरियर्स की जो बकाया राशि थी 3 बार उनके एरियर बनने थे। एक रिवीजन का एरियर बनना था, एक लीव इंकैशमेंट उनकी जो होनी थी उसका रिवीजन हुआ, उसका एरियर बनना था, एक जो कर्मचारी जो रिटायरमेंट से पहले 16 के बाद का जो उसके इन सर्विस का जो एरियर रिवाइज हुआ, जो पे कमीशन, वो एरियर बनना था। तो उसकी भुगतान की राशि, या फिर जो कर्मचारियों का डीए मिलता है हमारे को, वो उसके जो एरियर जो है वो अभी तक थोड़े से सरकार के पास फंसे। हम उस बात को लेकर बार बार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की स्थिति उस तरह की नहीं है। सरकार अपने रोना रो रही है, बात भी स्वाभाविक है। पैसा हिमाचल के अंदर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कर्मचारी ज़्यादा है, ये चीज़ें हमें समझते हैं और हम इस बात को लेके भी सरकार के साथ हमारी सहानुभूति है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम अपनी मांग ही ना करें। कर्मचारी मांग ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसका एक अच्छा सा तोड़ था। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की थी और इस लड़ाई को हम बड़ा लड़ रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी भेजा है। हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर्स थे, जो एनपीएस के लोग थे, जो अब ओपीएस में सारे आ गए, इनका शेयर कटता था 10% और 14% के हिसाब से सब्सक्रिप्शन, जो एनपीएस शेयर जिसको बोलते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने एनएसडीएल एक अलग से एक कंपनी को उसको सारा पैसा दिया। उसमें 9,000 करोड़ रुपये कर्मचारियों का इकट्ठा हो चुका है, ज़्यादा ये इससे। तो उस पैसे को जब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्कीम बंद हो चुकी है, एनपीएस की स्कीम बंद हो चुकी है, ओपीएस में कर्मचारी आ गए, तो वो शेयर तो कर्मचारियों का पैसा है या हिमाचल सरकार का पैसा है, वो पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए था। उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और हिमाचल सरकार को भी हमने, जो भारत सरकार के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, हमने उनको भी चिट्ठी लिख दी है। एनएसडीएल को भी हमारे संगठन से चिट्ठी चली गई है। हम रिप्रेजेंटेशन बना के भेज रहे हैं कि भाई हमारा पैसा है, कर्मचारियों का है, हमें वापसी किया जाए। तो इस बात को लेकर हिमाचल सरकार से भी हमारी बात चल रही है कि ठीक है, अगर ये पैसा हिमाचल में आता है तो कर्मचारियों का पैसा है, तो ये पैसा कर्मचारियों की देनदारियों के ऊपर ही लगाया जाए। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बात को माना। उन्होंने इस बात को सैद्धांतिक बात कही कि जिस दिन आपका पैसा आएगा हम तो कर्मचारियों को दे ही रहे। उनका ये कहना है, हम तो कर्मचारियों को उनके बेनिफिट दे रहे हैं जितना हम दे पा रहे हैं, जितना हमारे में पैसा रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। पर लेकिन अगर जिस दिन ऐसा होता है, आप इस लड़ाई को लड़िए, आपका पैसा है, जिस दिन हिमाचल सरकार को पैसा मिल जाएगा तो उस दिन ये सारा पैसा कर्मचारियों की लाइबिलिटी के ऊपर खर्च होगा। जो बात आप कह रहे हैं, जो लाइबिलिटी कर्मचारियों की है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बार सोच को रखी कर्मचारियों के लिए। उन्होंने ये बात तो कही कि नहीं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या हम करेंगे आने वाले समय में। तो ये आज की लड़ाई जो हमारे कर्मचारियों की वो है, एनएसडीएल के बाद जो 9,000 करोड़ की लाइबिलिटी है उसको लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आह्वान डिफरेंट मंच से कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बड़े संगठन है। उसमें हमारे स्टेट लेवल पे एनजीओ के भी संगठन है, 1-2 अलग अलग धड़े बन चुके हैं। उसमें एक हमारा एक अलग से हमने एक बोर्ड, निगमों को, सबको, यूनिवर्सिटीज़ को मिला के हमने एक जॉइंट फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बनाया, जिसका स्टेट प्रेसिडेंट मैं हूँ। फिर हमारे शिक्षकों के 80,000 शिक्षक है, शिक्षकों को भी कैडर वाइज अलग अलग एसोसिएशन है। हम सबको, पेंशनर्स है हमारे पास, हम सबको एक मंच पे आके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। भारत सरकार के समक्ष अपने प्रमुख तरीके से इस बात को रखना पड़ेगा। जब स्कीम बंद हो चुकी है, पैसा हमारा है, तो पैसा हिमाचल सरकार है, हमारे को देने में क्या दिक्कत है। तो इस बात को लेके हम एक बात आपसे कहना चाह रहे थे। और कुछ बातें हमारी जो वैकेंसीज को लेके है, एजुकेशन की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो हमारे पास लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षकों की। रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें वैकेंसियाँ बढ़ रही है। अभी हम माननीय जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी इस बात को आग्रह कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि हमारे को पोस्टें भरने का जो अनुमति दी जाए। हम बार बार कह रहे हैं, फिर निवेदन आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो फिर भी काफ़ी टाइम है, मतलब 10-15 दिन और है हमारे पास है।
क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारा लगभग 1100 TGTs का जो है वो रिजल्ट भी आ गया, आपने देखा होगा, रिजल्ट भी आउट हो चुका है। उनका सारा जो बैच वाइज अपॉइंटमेंट की जो काउंसलिंग हुई थी वो गई, मेरिट लिस्ट बन चुकी है। खाली उनके स्टेशन लग के उनके अलॉट होने पे वो नहीं हो पा रहे कोड ऑफ कंडक्ट के कारण। ये पोस्ट हमारी भरनी है। इस तरह से 900 कुछ जो है हमारी JVT के पद, JVT सबसे ज़्यादा हमारा सफर हो रहा है, प्राइमरी वर्क जो है वहाँ बड़ी बड़ी वैकेंसी है। मैं आपको बताऊँ 2000 स्कूल ऐसे है, 2000 से ज़्यादा स्कूल है जहाँ सिंगल टीचर स्कूल है। ये बहुत बड़ी एक चुनौती हमारी शिक्षा क्षेत्र में। अब इमेजिन नहीं करेंगे 7 क्लासें होगी, पहले 5 होती थी, अब प्री प्राइमरी 2 होगी। अब 7 क्लासों में एक टीचर होगा, उसके बाद नॉन टीचिंग असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है। हम बार बार ये निवेदन कह रहे थे हिमाचल सरकार से, चीफ सेक्रेटरी को भी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव दिया कि हमारे को नॉन टीचिंग वर्क से हटा दिया जाए टीचर्स को, अगर आप क्वालिटी चाहते हैं। अगर क्वालिटी के पैरामीटर्स की बात करी जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर या कहीं भी, कि क्वालिटी कैसे आएगी, क्वालिटी बोलने से नहीं आएगी। क्वालिटी तब आएगी जब टीचर एक्चुअली बच्चों के लिए स्कूल के अंदर रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा, 24 घंटे रहेगा और क्लास वाइज टीचर होगा। हर क्लास में मतलब फुल टाइम टीचर्स होगा बच्चे के लिए, तभी बच्चा सीख पाएगा, तो क्वालिटी इंश्योर हो पाएगी। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एक उसका बहुत बड़ा पहलू है। और अब तो IT का ज़माना है। अब हमारे क्लासरूम भी बड़े स्मार्ट क्लासरूम हो गए। उसमें हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी पहल है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्लासरूम हमारे स्मार्ट क्लासरूम, मतलब टीचर ही नहीं होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, या बच्चे ऐसे आइडल बैठे रहेंगे तो क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी? बच्चा कैसे पढ़ेगा? बच्चों को उतनी समझ थोड़ी होती कि वो अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। तो हमारी लगभग ये वैकेंसीज, जिसमें लगभग 3 से 4000 पदों को भरने का एजुकेशन में सरकार ने बीड़ा उठाया है, बहुत सराहनीय है। देखिए जहाँ अच्छी बात है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, जहाँ जो चीज़ कमी है उसमें हम बोल भी देते हैं भैया इसमें ऐसा करने की आवश्यकता है। तो ये पद अगर इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है तो मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भरे जाने, तुरंत भरे जाने। नहीं तो तुरंत इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाता है चुनाव के बाद, ये पद हिमाचल में भरे जाए। और हमारी उम्मीद है, ऐसा मान रहे हैं, सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिला कि हमारी तरफ से कोई डील नहीं है। हमारे को जैसे ही चुनाव आयोग से परमिशन मिलती तो हम कर लेते। हम बार बार शिक्षा मंत्री से ही मिले, हम शिक्षा सचिव से 2 बार अभी पीछे मिले हैं इसी महीने में कि भाई इसको भर दो, कि भाई हमारी फाइल रिजेक्ट होगी, नहीं मिल रही, हम क्या करें बताओ। तो सरकार से हमें फिर मांग करते हैं और हमें विश्वास भी है, सरकार ने हमें एक आश्वासन भी दिया है कि जैसे ही हमारी जो है इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है हम इन पदों को भरेंगे, तो थोड़ी सी राहत हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मिलेगी और ये पद भरे जाएंगे। ये कुछ मुद्दे थे। और एक निर्णय अभी हाल ही में आया 2-3 दिन पहले DPs को लेके। स्कूलों में हमारे DP होते हैं जो 10वीं और से ऊपर 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, तो उनका कोई डेजिग्नेशन ही नहीं था। हमारे एजेंडे में हमेशा होता था, कोर्ट के इस बात को ले गए थे इसको DP एसोसिएशन वाले। तो इस संदर्भ में भी एक निर्णय आया कि उनके RNP रूल बनाया जाए। बहुत पहले से निर्णय चला था, अब कंटेम्प्ट बनी थी तो उसमें जो है जल्दी ही हमारे जो विभाग है उसके द्वारा जो है कोर्ट को यह अवगत करा दिया गया है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाता है, कैबिनेट के माध्यम से जो है इनको जो है प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के रूप में इनको डेजिग्नेट किया जाएगा। एक बहुत बड़ी जीत ये हमारे DP भाइयों की है। हमारे उनको एक बड़ा अच्छा पदनाम मिल जाएगा। इक्वलिटी वाला, इक्वल पे और इक्वल वर्क की जो बात कर रहा हूँ, एक नया संगत की बात हो रही है। तो एक अच्छी खबर हमारे DP भाइयों के लिए ये है। कुछ बातें हमने ये आपसे करनी थी, इसके मुझे लगा कि भी चलो शुरू हो जाते हैं। कुछ आपके प्रश्न है कुछ इसको? भारत सरकार के पास जो 9000 करोड़ NPS का जो पैसा होगा, तो हिमाचल सरकार ने भी उनको चिट्ठी लिखी थी, तो वहाँ से कोई जवाब आया? नहीं, उनको देखिए हिमाचल सरकार भी लगातार संपर्क करिए, तभी हिमाचल सरकार का हमारी तरफ भी उन्होंने कहा कि भाई आप भी प्रयास करो, हम तो कर ही रहे, हम तो लगातार उनको कॉरेस्पॉन्डेंस, अब हमने भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया। देखिए ये हिमाचल सरकार इसलिए प्रयास में कर रही है, मैंने कभी कहा कि हिमाचल सरकार बधाई की पात्र है, क्योंकि वो प्रयास कर रही है, वो कर्मचारियों को देनदारियां देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं कर्मचारियों की लायबिलिटी जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको चुकता करेंगे। हम 2024 तक जो है कर्मचारियों की लायबिलिटी चुकाएंगे, जैसा पैसा हमारे पास आएगा। 9000 करोड़ बहुत बड़ी रकम, और इतनी लायबिलिटी हमारी है, ये सारे जो कोर्ट केसेस की वजह से है, जो हमारे एरियर्स बचे हैं कर्मचारियों को, बहुत से लोग रिटायर हो गए, कोर्ट से बड़े सारे डिसीजन आए हैं। जैसे भी मैंने एक बात कही थी कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो इनको पेमेंट्स कहाँ से जाएगी? यहीं से जाएगी। और भारत सरकार की ओर से कोई अभी तक इसमें संतोषजनक क्या कोई जवाब ही नहीं आया है। तो ये NPS का भी और OPS का जो मुद्दा है ना, तो इसमें सभी ये मैंडेटरी थोड़ी था। अब कईयों ने जो नहीं किया तो वो पैसा थोड़ी देंगे, वो ऐसा भी है। बिल्कुल, यू आर राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही।
पर ऐसे मुझे लगता है कि 0.5% लोग हैं जो भी एनपीएस में रहे होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग जो एक कंफ्यूजन था लोगों में कि जिनके 10 साल क्वालिफाइंग पूरे नहीं हो रहे ना पेंशन के लिए, वो क्या ओपीएस में आए नहीं आए। तो बार बार हमारे को प्रश्न हो रहा था कि भाई हम क्या करें, हमारे 9 साल है, 9.5 साल है, 10 पूरे नहीं हो रहे। हमने उनको एक बात कही थी कि हम इन कोर्ट केसेस को लड़ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट है उसको हम रेगुलराइज कराएंगे और ये आपका राइट है, आपने काम किया हो। तो आज ये निर्णय आ गए थे आपके समक्ष है, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने भी जिन्होंने दम रखा, साहस रखा, वो ओपीएस उन्होंने आउट कर दी थी। कुछ लोगों को लग रहा था अब भी गवर्नमेंट कह रही है कि फिर से ऑप्शन देगी, हाँ। क्योंकि ये जो कोर्ट केसेस इंप्लीमेंट हुए ना पीछे जो अभी है ना सर, अब